इस वीडियो में आपको आरआरबी एलपी का जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है 27 नवंबर 2024 को शिफ्ट 1 में उसका मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। यदि किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है। इस संख्या का 60% क्या होगा ये फाइंड करना है। मान लेते हैं वो संख्या है x, तो इसका 60% निकालें। ये हो जाएगा 60/100 गुणे x और इसमें 120 जोड़ा जाता है तो यही संख्या फाइंड हो जाती है जो हमने x माना है। तो ये x के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6/10x। तो इधर ले आएंगे राइट साइड में, ये हो जाएगा 120 इक्वल टू और x माइनस 6x/10। तो यहां से हम सॉल्व करें तो 10 में से 6 गया 4, 4x/10। तो ये हो गया 4x/10 और इक्वल में आ गया 120। 4 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 30 और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 300। x आ गया 300 जो हमने संख्या मानी थी और इसका 60% निकालना है। तो 300 का 60% निकालने ये हो जाएगा 60/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 तो आ जाएगा 180। इसका आंसर 180 आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि x रेशियो y 8:3 है तो x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई क्या होगा ये फाइंड करना है। तो ये रेशियो में है तो इसे हम लिख सकते हैं x/y और इसे हम लिख सकते हैं 8/3। अगर x 8 है तो y 3 होगा। तो यहां इसकी वैल्यू रख दें, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इसे लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू 8 रख दें और y की वैल्यू 3 रख दें। तो ये हो जाएगा 8 3 11 प्लस में है तो आ जाएगा 11 और ये माइनस में है x माइनस वाई करना है तो 8 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 5। तो इसे रेशियो में लिख लें तो 11:5। तो 11:5 ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समान है। तो एक त्रिभुज ड्रा कर लें, ये है ABC और एक और त्रिभुज ड्रा कर लें। मान लेते हैं ये है समान त्रिभुज है तो इसके A के सामने D और B के समक्ष ये E और C के समक्ष लिख लें EF। और इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, BC/EF। BC/EF ये है 1/4। अगर BC 1 है तो EF होगा 4। मान लेते हैं अगर ये 1 यूनिट दिया हुआ है तो EF 4 यूनिट होगा। तो इसमें फाइंड क्या करना है, एरिया निकालना है ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC। तो भुजा दी हुई है, एक भुजा इसकी दी हुई है और एक भुजा इसकी दी हुई है। तो एरिया निकालना है तो एरिया प्रोपोर्शनल होता है भुजा स्क्वायर के। भुजा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा एरिया। तो एरिया फाइंड करना है DEF। DEF का अगर हम एरिया निकालें और रेशियो निकालना है इससे ट्राइंगल ABC से। ABC का हमें निकालना पड़ेगा एरिया। एरिया लिख लें यहाँ पे, एरिया दोनों का एरिया निकालना है। तो भुजा DEF की एक दी हुई 4 यूनिट है तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौके 16 और ABC 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और हमें क्या फाइंड करना था, इसका रेशियो फाइंड करना था। तो 16/1 आ जाएगा 16। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो 48 पुरुष 5 दिन में पूरा करते हैं तो एक पुरुष एक आदमी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 48 गुणे 5, 48 गुणे 5 दिन में काम कंप्लीट करेगा। और क्या कह रहा है, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 40 महिलाएं 9 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो अगर हम एक वुमेन का निकालें, एक महिला का, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 9 और ये दिन में था तो आ जाएगा दिन। 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं, ये फाइंड करना है इसमें।
तो 4 पुरुष हैं, तो 4 बटे ये हो जाएगा 48 बटे 5, 1 दिन का काम निकाल लें। अब प्लस 6 महिलाएँ हैं, तो 6 बटे ये हो जाएगा 40 गुणे 9, तो ये टोटल 1 दिन का काम निकल आएगा। तो इसे सॉल्व कर लें, तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 12, और 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 1/12 गुणे 5, ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 1/60 प्लस, और ये हो जाएगा 20 तेईस 60, तो ये आ जाएगा 1/60, 1 1 2, 2/60, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 1/30। तो 1 दिन का काम 1/30 है, तो 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे ये, जो 4 पुरुष और 6 महिलाएँ हैं। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 20% बढ़ जाती है, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो इसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मान लेते हैं मासिक आय, आय इनकम 100 रुपए है, 30% बचा रहा है, तो सेव कितना कर रहा है, 30 रुपए, 100 रुपए माना है तो 30% का 30% हो जाएगा 30, और खर्च कितना कर रहा है, एक्सपेंडिचर उसका कितना हो जाएगा, 100 में से 30 घटेगा तो ये आ जाएगा 70, 70 रुपए खर्च कर रहा है। अब कंडीशन क्या दी हुई कि यदि उसकी मासिक आय 20% बढ़ जाती है, तो 100 में अगर हम 20% बढ़ा दें, ये हो जाएगा 120, और पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, तो बचा कितना रहा है, 20% अधिक, 20% इसका बढ़ाएं तो ये हो जाएगा बढ़ते ही 36, तो ये आ जाएगा 36। तो एक्सपेंडिचर, व्यय कितना करेगा, तो 120 में से 36 घटा दें तो ये आ जाएगा 84, और इसमें पूछा क्या गया है कि व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, ये फाइंड करना है। तो इसमें अगर हम डिफरेंस देखें, तो ये आ जाएगा 14, और कितने में बढ़ा है, 14 रुपए 70 रुपए में, पहले 70 रुपए था, अब 14 रुपए इसमें बढ़ गया, तो 70 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंट वृद्धि हमें फाइंड हो जाएगी। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 14 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 20%। तो जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो होगी 20%, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम 84 है। यदि संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, तो संख्याओं का योग क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो एलसीएम होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एचसीएफ इनटू जो संख्याएं दी हुई होंगी उनका रेशियो का मल्टीप्लिकेशन, रेशियो मल्टीप्लिकेशन। तो एलसीएम हमें पता है कि 84 है, तो 84 रख दें। एचसीएफ यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। रेशियो मल्टीप्लिकेशन, ये दो रेशियो दिए हुए हैं तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 6, 6 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 14 छंग 84, 14 आ जाएगा। तो एचसीएफ आ गया यहां से 14। तो अब हम नंबर निकाल सकते हैं, ये रेशियो में थे, तो नंबर निकालने के लिए ये जो रेशियो हैं इनमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर हमें फाइंड हो जाएगी। तो 14 है एचसीएफ, 14 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28, पहला नंबर 28 आ जाएगा, और 14 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा, दो नंबर जो आएंगे ये हो जाएंगे। और इनकी संख्याओं का योग निकालना है तो इनको दोनों को जोड़ दें, तो 28 और 42 ये हो जाएगा 70, तो इसका एडिशन आ जाएगा 70, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 पाई मीटर स्क्वायर है और इसका व्यास ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 256 पाई के। तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसे डिवाइड करें तो 6 चौके 24, यहाँ बचा 16, 4 चौके 16, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64। तो आर निकाले, 8 3 64, तो आ जाएगा 8, और ये मीटर स्क्वायर में था तो ये आ जाएगा मीटर, तो रेडियस आ जाएगी 8 मीटर।
लेकिन हमें इसमें व्यास फाइंड करना है। तो व्यास क्या हो जाएगा, डायामीटर, डायामीटर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 मीटर। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 36 की पावर 1/6 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है इसमें। तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और ये पहले पावर में है 1/6, तो इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1/3, और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अमिता अपनी दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी हैं। तो हम मान लेते हैं अमिता की उम्र x है, अमृता की मान लेते हैं अ, अमिता अपनी दोस्त से 2 साल बड़ी हैं, तो अमृता की मान लेते हैं x है, तो अमिता की हो जाएगी x प्लस 2। तो इसमें हमें केवल एक ही अननोन मानना पड़ेगा, जिससे आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। अब आगे कंडीशन देखिए, तो अमिता के पिता की उम्र अमिता से दुगनी है। तो अमिता के जो पिता होंगे, फादर अमिता के, ये अमिता से दुगनी एज के हैं, तो अमिता की मान रखा है x प्लस 2, ये हो जाएगा 2 गुणे x प्लस 2, एक इक्वेशन ये आ गई। अब क्या कह रहा है कि और अमृता की उम्र उसकी बहन से दोगुनी है। अमृता की उम्र उसकी बहन से, उसके सिस्टर अमृता, अमृता की जो सिस्टर होगी, अमृता की, उसकी एज जो होगी, अमृता की जो एज होगी उसकी बहन से दुगनी है, तो इसके सिस्टर की एज अमृता से आधी होगी, तो ये हो जाएगा x/2, एक इक्वेशन ये बन गई। अब कह रहा है कि अमिता के पिता और अमृता की बहन की उम्र में 43 वर्ष का अंतर है, 43 वर्ष का अंतर दिया हुआ है। अमिता और अमृता के उम्र के बीच का अंतर क्या है, ये पूछा गया है। अमिता और अमृता के उम्र के बीच का अंतर इसमें फाइंड करना है, जो कि यहीं पे कंडीशन दी हुई है कि एक की अगर x है, दूसरे की x प्लस 2 है, तो इनके बीच का अंतर तो यहीं से निकल आएगा, इसी स्टेटमेंट से। हमें और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। तो इनके बीच का अंतर 2 ही आएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। यदि किसी डेटा का माध्य 65 है, बहुलक 23 है, तो माध्यिका क्या होगी, ये फाइंड करना है। मीन दिया हुआ है और मोड दिया हुआ है, तो मीडियन क्या होगी, ये फाइंड करना है इसमें। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये जब 3 डाटा दिए हुए होते हैं, तो इनका एक रिलेशन होता है, ये होता है मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मोड, मीडियन, मीन क्या है? मोड होता है बहुलक, मीडियन होता है माध्यिका, और मीन होता है माध्य। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, मीडियन। तो मीडियन यहां से हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा, मीन को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 मीडियन, और ये हो जाएगा मोड प्लस 2 मीन। तो यहां से इसकी वैल्यू रख दें, तो मीडियन हो जाएगा यहां से 3 इधर आएगा, तो मोड, मोड दिया हुआ है, मोड की वैल्यू 23 है, तो 23 रख दें। बहुलक की जो वैल्यू दी हुई है 23 है, 23 और प्लस 2 टाइम्स मीन, माध्य, माध्य की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 65, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 65 130, और डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसे सॉल्व कर ले, तो 23 और 130, ये आ जाएगा 153/3, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 1 5, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 51। तो इसका जो मीडियन आएगा वो आ जाएगा 51, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इसका मान निकालना है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है cos 45, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2। tan 30 डिग्री, ये वैल्यू होती है 1/√3, प्लस cot 60 डिग्री, तो ये होती है 1/√3। तो अब इसे सोल्व कर लें, ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन,
1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2/√3। तो √3 ऊपर चला जाएगा, अंश में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2√2। तो ये इसके आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो कक्षाएं ए और बी हैं। यदि 7 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, तो मान लेते हैं कक्षा ए में बच्चे हैं और बी में बी बच्चे हैं। तो 7 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित किया गया। तो ए में से निकाल के 7 बच्चों को बी में डाल दिया गया। तो बी में 7 बढ़ गए। तो कह रहा है कि तो बी में छात्रों की संख्या ए से दुगनी होगी। जो जो ए की संख्या होगी अब, उसकी संख्या इस वाले की बी प्लस 7 की जो होगी, ये इससे दुगनी होगी। तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ये इक्वल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, तो यहाँ से निकाले तो ये हो जाएगा 2a माइनस 14 और ये हो जाएगा b प्लस 7। तो ये हो जाएगा 2a, b इधर ले आए तो ये आ जाएगा 2a माइनस b और 14 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 21। एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, यदि 3 छात्रों को b से a में भेजा जाता है, तो 3 छात्रों को बी से ए में भेजा जाता है, तो ए में 3 बढ़ जाएंगे, बी में 3 घट जाएंगे। तो दोनों कक्षाओं में समान संख्या होगी छात्रों की। तो इन दोनों की अब संख्या समान हो जाएगी। तो अब इसे हम इक्वल कर दें, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और 3 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा -6। ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या के बीच सकारात्मक अंतर क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो ए और बी के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड करना है कि कितना होगा। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 में देखें, तो इक्वेशन 2 से ही हम निकाल सकते हैं कि इनका बीच का डिफरेंस जो कि पॉजिटिव पूछा गया है कि क्या होगा। इस इक्वेशन में a माइनस बी -6 है, तो इसे हम लिख सकते हैं b माइनस ए, तो ये हो जाएगा 6। तो ये इसी की वैल्यू पूछी गई है कि इसमें सकारात्मक अंतर क्या होगा। तो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव अंतर आ जाएगा 6, यही इसमें पूछा गया है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हमें इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, केवल इक्वेशन से ही, जैसे एक क्वेश्चन मैंने अभी पिछला आपको कराया था, उसी तरह से आपको इसे भी सॉल्व कर लेना है। दो लोग 56 किलोमीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। पहले व्यक्ति की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे एक ही समय पर गाड़ी चलाना शुरू करें, तो कितने समय बाद वे 4 किलोमीटर दूर होंगे, ये फाइंड करना है। पहले दिया हुआ है कि 56 किलोमीटर दूर है, ये 56 किलोमीटर दूर है। एक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और एक 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो 4 किलोमीटर की दूरी, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये आ जाए, इस साइड से ये आ जाए और यहाँ से इस साइड ये आ जाए और इनके बीच की 4 किलोमीटर दूरी बचे, तो कितना समय लगेगा ये 4 किलोमीटर दूरी बचने के लिए। तो 56 में से 4 घटा दें तो वो दूरी हमें जो मतलब कवर हो गई वो आ जाएगी दूरी। 56 में से 4 निकाल देंगे तो 52 किलोमीटर यहाँ से आएगी। ये 56 माइनस 4 इतनी दूरी कवर कर लेंगे। और एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, एक दूसरे के ओर आ रहे हैं, तो इन दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी। समय निकालना है तो दूरी बटे चाल, तो ये आ जाएगा, ये दूरी हो गई 56 माइनस 4 और चाल हो जाएगी 12 और 14, ये हो जाएगा 26 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो समय आ जाएगा। 56 में से 4 घटाएं तो ये आ जाएगा 52 और 26 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2 और ये घंटे में होगा, क्योंकि जो स्पीड दी हुई थी वो दी हुई थी किलोमीटर प्रति घंटे में और दूरी किलोमीटर में थी, तो आ जाएगा घंटे में। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि एक खुदरा विक्रेता ने एक वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता, तो उसे 18% का लाभ होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 रुपए है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो कह रहा है कि अगर उसने अंकित मूल्य पर बेचा होता, अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो लाभ किस पर होता है,
कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर लाभ होता है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस उसका 100x है, 100x है, तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा? 18% का लाभ होता है अंकित मूल्य पर बेचने पर। तो उसका मार्क प्राइस हो जाएगा अंकित मूल्य 118x। 18% इस सीपी में जोड़ेंगे तो 18x जुड़ जाएगा इसमें। तो ये दिया हुआ है इक्वल किसके? ये दिया हुआ है 826 के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 826 बटे 118। तो 118 से इसे डिवाइड कर दें, 118 से 826 को, तो ये हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करें तो 11 सत्ते 77 और 8 सत्ते 56। तो 826 ये डिवाइड हो जाएगा 7 बार में। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 और हमें सीपी निकालना था, वस्तु का लागत मूल्य। तो ये है 100x, तो 7 गुणे 100 ये हो जाएगा 700। तो 700 रुपए उसका लागत मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल कीजिए। एक ये सरलीकरण पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर हम इसे देखें 4.32 गुणे 4.32, तो इसे हम लिख सकते हैं 4.32 का स्क्वायर। ऐसे ये भी है 2.64 का 2 बार मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 2.64 का स्क्वायर अपॉन ये है 1.68, तो ये आ जाएगा 1.68। तो ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो ये हो जाएगा 4.32 प्लस 2.64 और मल्टीप्लाई में 4.32 माइनस 2.64 और डिवाइड हो रहा है 1.68 से, तो 1.68 से डिवाइड। तो अब इसे सोल्व कर लें तो 4 और 2 ये हो जाएगा 6 और 6 3 9 दशमलव लग जाएगा, 4 2 6 ये आ जाएगा 6.96 और गुणे, और इसमें से अगर हम घटाएं 4.32 से 2.64, तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 12, 12 में से 6 गया, ये आ जाएगा 6 और ये बचा 1, तो 1.68 आ जाएगा। 1.68 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 6.96 और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। भिन्नात्मक रूप में इसकी वैल्यू हमें सही अभिव्यक्ति क्या होगी, फ्रैक्शन नंबर में लिखना है कि क्या होगी। तो 6.46464646, ये 4 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 6 का बार। अगर कोई नंबर बार में है तो उसे लिखने की ट्रिक होती है। जैसे अगर ये नंबर होता 0.46 का बार, तो ये हो जाता, ये नंबर लिखेंगे और जितने नंबर पे बार है उतने 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 बार 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 99 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 6 दशमलव में नंबर था, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.46 का बार, और 0.46 का बार की वैल्यू ये आ गई, तो इसमें हम रख दें, तो ये हो जाएगा 6 प्लस और ये हो जाएगा 46 बटे 99। तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 9 छके 54, 5 और 9 छके 54, 54 और 5 ये हो जाएगा 59, 594 प्लस ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 99। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 594 में 46 जोड़े तो ये हो जाएगा 600, 640 बटे 99, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है, तो इसको अध्ययन करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दुकान सी ने दुकान बी की तुलना में कितने प्रतिशत वस्तुएं अधिक बेची। दुकान सी का वस्तुएं दी हुई है 1500, 1500 दी हुई है, और दुकान बी की वस्तुएं दी हुई हैं 1250। तो दुकान बी की तुलना में हमको करना है इसमें कितने प्रतिशत वस्तुएं अधिक बेची। तो 1250 इसमें से घटा लें तो हमें पता चल जाएगा कितने वस्तुएं ज्यादा बेची हैं। ये आ जाएगा 0, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, और ये 15 एक उधर चला गया तो 14, 14 में से 12 गया तो आ जाएगा 250। तो 250 का परसेंट निकालना है, और किससे कंपैरिजन किया जा रहा था,
दुकान बी से, जो कि 1250 आइटम बेच रहा है, तो 1250 से डिवाइड, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो 0 से 0, 25 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 पंचे 125, ये बचा 5, तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20%। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यह देखते हुए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब संगमरमर का वजन 25 ग्राम है, 28 सेंटीमीटर चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक घनाकार संगमरमर ब्लॉक का वजन 112 किलोग्राम है, तो ब्लॉक की लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब का वजन दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 25 ग्राम। तो इसमें हम आयतन निकाल लें, आयतन निकाल लें किसका, ये जो घनाकार संगमरमर दिया हुआ है, तो आयतन निकाल लें, वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब यहाँ से वैल्यू रख दें, लंबाई, लंबाई इसमें हमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं एल है। चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पे 28 सेंटीमीटर है, तो ये 28, और ऊंचाई, ऊंचाई की यहाँ मोटाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ये जो चौड़ाई और मोटाई दी हुई थी, ये सेंटीमीटर में दी हुई है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो वजन दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो लंबाई भी मान लेते हैं ये है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का वजन 25 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर का वजन 25 ग्राम है, तो इसमें जो सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम रख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 25 ग्राम, तो इसमें हम इसे किलोग्राम में बदलें, तो ये हो जाएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा वजन, और ये किस में होगा, ग्राम में, ग्राम में वजन आ जाएगा। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 112 किलोग्राम के, तो इस 112 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलें तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, यहाँ पर केवल एक अननोन है एल, तो एल की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसे सॉल्व करें तो 28 चौके 112, 4 आ गया, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 200, और 25 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25 अट्ठे 200, तो ये आ जाएगा 8। अब केवल बचा 8 और 4, तो एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 चौके 32, और लंबाई हमने क्या मान रखी थी सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह नकली वजन का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका वजन कम होता है। इस वजन का उपयोग करके दुकानदार को 25% का लाभ होता है। प्रयुक्त वजन का वास्तविक माप क्या है, ये फाइंड करना है। तो इसमें ओरिजिनल माप क्या होगी, ये फाइंड करना है। मान लेते हैं ओरिजिनल माप है एक्स, एक्स है, तो इसमें कह रहा है कि 25% का लाभ होता है जब इस वजन का उपयोग करता है। इसको मैं अलग तरीके से बताता हूं जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा समझने में। जैसे ये माना गया है एक्स ग्राम, कि ये एक्स ग्राम जो है उसका वास्तविक माप है। मान लेते हैं 1 ग्राम की कीमत, जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपए है, 1 रुपए, तो 200 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 200 ग्राम की ये हो जाएगी 200 रुपए, और एक्चुअल वैल्यू क्या थी इसकी, एक्स ग्राम था, तो ये आ जाएगी एक्स ग्राम का एक्स रुपए, और इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभ 25% हो रहा है। तो एक्स का अगर हम 25% लाभ निकालें तो 25% बढ़ाना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में, ये कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। तो इस कॉस्ट प्राइस जो हमने मानी कि एक्स ग्राम है और इसकी वैल्यू एक्स रुपए है, तो एक्स रुपए में ये कॉस्ट प्राइस आ गई, तो इसमें 25% बढ़ा दें तो वो आ जाएगी सेलिंग प्राइस जिस पे वो बेच रहा है। तो इसमें हम 25% बढ़ा दें तो ये आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 100, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 200 रुपए के, 200 रुपए के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 25 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, और 25 से इसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 4, तो 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 40,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा 160। तो x हमने जो ग्राम में माना था ये आ गया 160 ग्राम। यही इसका आंसर आ जाएगा कि वास्तविक जो माप थी वो थी 160 ग्राम। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 7/5 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी होगी, ये फाइंड करना है। साधारण ब्याज लग रहा है इसमें, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है, प्रिंसिपल धनराशि, आर है इंटरेस्ट रेट ब्याज दर, और टी है टाइम। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो ये धनराशि जो होती है वो 7/5 हो जाती है स्वयं की। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 7/5 अगर धनराशि मान ले P है, P, तो ये 7/5 P हो जाएगी। किस और पहले थी ये P, तो P से इसमें घटा लें, P आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकल आएगा ब्याज। तो 7/5P माइनस P करें, ये आ जाएगा 2/5P। तो सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे वैल्यू रख दें, जो कि ये आई, तो ये हो जाएगा 2/5P, और ये हो जाएगा P इंटू आर, आर मान लेते हैं आर ही है इंटरेस्ट रेट, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 100। P से ये P कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 25, 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या बचा, इधर R बचा है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 गुणे 5 ये आ जाएगा 10, और ये परसेंट में था तो ये आ जाएगा परसेंट, 10% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अवलोकन, ये ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, इसका माध्यिका फाइंड करना है, मीडियन इसमें फाइंड करना है। तो मीडियन क्या होता है कि पहले इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स देखें, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल इसमें 15 टर्म है। तो माध्यिका हो जाएगी मीडियन, जितने टर्म आएंगे तो ये है 15, उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे जब ये ऑड नंबर हो, विषम संख्या होगी तब ये फार्मूला होगा। तो ये हो जाएगी, ये जो सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, ये पद लेना है हमें, 15 1 16, 16/2 आ जाएगा 8वां, तो 8वां पद हमें लेना पड़ेगा। लेकिन ये 8वां पद कैसे लेना है, ये जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं अवलोकन, इन्हें हमें पहले बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो 8वां पद हमें इसमें फाइंड करना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर देखें पहले, तो इसमें सबसे छोटा नंबर देखें तो सबसे पहले 20 ही आएगा, 20 आएगा। तो एक यहाँ पे है, 2 3 4 5 और 6, 6 बार 20 है। तो 2 3 4 5 और 6, 6 बार 20 आ गया। फिर उसके बाद देखें तो 21 आता है, क्या 21 है यहाँ पे, 21 नहीं है। फिर 22 आता है, तो 22 देखें, 22 भी नहीं है। 23 देखें तो 23 है यहाँ पे, तो 23 आ जाएगा। 23 क्या और जगह है, और जगह 23 नहीं है। फिर आता है 24, 24 भी नहीं है यहाँ पे। फिर आता है 25, तो 25 यहाँ पर है, तो 8वां जो नंबर आएगा ये आ जाएगा 25। तो हमें और ज्यादा व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए था 8वां पद, तो जो कि हमें यहाँ पे फाइंड हो गया कि 8वां पद 25 होगा, तो यही आंसर आ जाएगा, हमें एक्स्ट्रा पद को व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसमें इतने क्वेश्चन आए थे, 21 क्वेश्चन जो कि इस पेपर में आए हुए थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।